हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 31 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट इज़ द ग्लोबल फॉल आउट ऑफ टू वॉर फ्रंट। इसमें हम यूक्रेन रशिया और इजराइल पैलेस्टीन वॉर की चर्चा करेंगे और अलग अलग रीजन में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी आपके लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट मे 2024 होल्ड फॉर इकॉनमी। इंडिया इकॉनमी के लिए 2024 कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारे आर्टिकल समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द ग्लोबल फॉल आउट ऑफ टू वॉर फ्रंट्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS टू IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं आपको प्री 2024 में, प्लेसेस इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आर्टिकल इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल? टू वॉर फ्रंट्स की बात कर रहा है। कौन कौन से वॉर फ्रंट्स चल रहे हैं सभी को पता है। पहला तो यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो टू वॉर फ्रंट की बात कर रहा है, उसका ग्लोबल फॉल आउट क्या है। ग्लोबली मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में, है ना, सारी कंट्रीज़ पे इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग रीजन को डिवाइड करके हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, US के बारे में बात करेंगे, इनका क्या स्टैंड है और इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा अरब वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे, इस रीजन में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और ग्लोबल साउथ प्लस इंडिया, इस कंट्री पे, इन कंट्रीज़ पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर किस तरीके से बदल रहा है, ये सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। शुरू करते हैं। द वर्ल्ड विटनेस ग्रोइंग सिक्योरिटी क्राइसिस इन्वॉल्विंग ग्रेट पावर इन 2023। पूरी वर्ल्ड देख रहा है, विटनेस कर रहा है, जो सिक्योरिटी क्राइसिस चालू हुआ है 2022 से, वही कंटिन्यूसली 2023 में हमें देखने को मिला, और एक वॉर एक्स्ट्रा शुरू हो चुकी है 2023 में जिसमें ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व है। पहली वॉर जो है फरवरी 2022 में शुरू हुई थी जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया था। इसके बाद जो है 3 महीने पहले अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक चल रहा है। 3 महीने से ये वॉर भी कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो दोनों वॉर में कहीं पर भी अभी पीस होता दिखाई नहीं दे रहा है, टॉक्स दिखाई नहीं दे रही है, डायलॉग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं होते हुए, और इसलिए अभी ये कह सकते हैं कि अभी इस वॉर का ख़त्म होना, दोनों वॉर्स का ख़त्म होना अभी दूर दूर तक कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ इज़राइल कन्फ्लिक्ट इम्पेक्टिंग द रीजन। कौन से रीजन की बात कर रहा है? अरब वर्ल्ड की बात कर रहा है और ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। तो पहले बात करेंगे अरब वर्ल्ड की। अरब रीजन में या मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहली बात तो जो वेस्ट एशिया रीजन है वैसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रीजन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं, और जहाँ ऑयल रिजर्व हो वहाँ पर डर्टी पॉलिटिक्स, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा खेली जाती है, और इसलिए ये जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी वाला रीजन है, अनस्टेबल रीजन है। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ चल रहे हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल सीरिया क्राइसिस चल रहा है, आईसिस वाला क्राइसिस अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, टर्की और सीरिया के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं। इज़राइल पैलेस्टीन वाला इशू तो पुराना है ही और अभी दोबारा से शुरू हो गया है। इसके अलावा इराक में सिविल वॉर चल रही है, यमन क्राइसिस चल रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो राइवलरी है वो तो कंटिन्यूसली कई ज़मानों से चल ही रही है। तो ये जो रीज़न है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रीज़न था, और अभी जो वॉर हुई है उसके कारण यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इज़राइल और अरब वर्ल्ड में पीस होना शुरू हो गया था। फॉर एग्जांपल अब्राहम अकॉर्ड से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, है ना। इजिप्ट ने तो पहले ही जो है इज़राइल के साथ अपने रिलेशन स्थापित कर दिए थे। इज़राइल बाकी अरब वर्ल्ड के साथ भी पीस कर रहा था। सऊदी अरेबिया के साथ भी US
डील ब्रोकर करने में लगा हुआ था, पीस डील इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो कि अब डिरेल हो चुकी है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इस एरिया में जो पीस हो रहा था इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिरेल हो चुका है। ठीक, अब चूँकि ये अरब वर्ल्ड या वेस्ट एशियन रीजन ये ऑयल रिजर्व वाला रीजन है, और ऑयल रिजर्व वाला रीजन है, और यहाँ पर वोलेटिलिटी होगी तो फिर ऑयल प्रोडक्शन में, सप्लाई में भी वोलेटिलिटी होगी, और अगर ये होता है तो ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे, राइज हो जाएंगे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सारे पूरी दुनिया की कंट्री को इम्पैक्ट करेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको करेगा, जो लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ इम्पेशेंट हो रही हैं, चाहती हैं कि ये जो वॉर है जल्द से जल्द ख़त्म हो, सीज़ फायर लागू हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही वहाँ पर जो लोग हैं गरीबी में जी रहे हैं, और फिर इतना ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़्यादा हर्ट करेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़, लो डेवलप्ड कंट्रीज़ और इंडिया जैसी कंट्रीज़ हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वो इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती है। तो ये इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया में, बेसिकली जो इज़राइल कन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, व्हाट डज़ द यूक्रेन वॉर टेल अबाउट ग्लोबल ऑर्डर। जो यूक्रेन वॉर है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वॉर है यूरोप में सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद एक लार्जेस्ट ग्राउंड वॉर हो रही है जो यूक्रेन वॉर चल रही है। क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल पावर्स हैं वो इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, पूरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस यूएस इन्वॉल्व है। अगर आपको कोल्ड वॉर एरा याद हो तो उस समय नाटो बनाया गया था, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक न्यूक्लियर अलायंस, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक न्यूक्लियर अलायंस बनाया गया था नाटो, जिसमें पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ प्लस यूएस ने मिलिट्री अलायंस बनाया था। तो ये कहीं ना कहीं जो वॉर है अब यूक्रेन रशिया के बीच में नहीं रही है, ये वॉर नाटो ग्रेट पावर्स के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में और एजिंग पावर रशिया के बीच में हो रही है। जो वेस्ट कंट्री है उनकी अप्रोच क्या है इस वॉर में, उसकी बात कर लेते हैं। जो अप्रोच है वो टू फोल्ड अप्रोच है। फर्स्ट वो क्या करना चाहते हैं, रशिया की जो इकॉनमी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्रिपल करना चाहते हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा करके, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके। ऑयल जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो कोई ख़रीदेगा नहीं तो फिर जो ऑयल प्रोडक्शन का पैसा है जो वॉर लड़ने में रशिया यूज़ कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि जो रशिया है वो ये वॉर ज़्यादा समय तक ना लड़ पाए और पीस नेगोशिएट कर ले। तो ये पहली अप्रोच है। हालांकि इस सैंक्शन से वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, रिवर्स इम्पैक्ट भी उतने ही हो रहे हैं जितना कि रशिया पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो अप्रोच है इनकी वो क्या है, ये यूक्रेन के जो आर्मी है उनको ट्रेन कर रही हैं, नाटो के द्वारा ट्रेन किया जा रहा है, प्लस उन्हें वेपन सप्लाई कर रहे हैं, है ना, एकदम मॉडर्न वेपन सप्लाई किया जा रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। नाटो डायरेक्टली अपनी फ़ोर्स लेके इन्वॉल्व नहीं है, वेस्टर्न कंट्री ने कहीं पर भी अपनी फ़ोर्स नहीं भेजी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो अप्रोच है, एक तो हम आपको वेपन दे रहे हैं, दूसरा हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे रहे हैं रशिया पे। ये अप्रोच जो है किसके द्वारा रखी गई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ और नाटो के द्वारा ये अप्रोच चल रही है। ठीक, अब इसकी बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना। जो पुतिन है वो उनकी जो वॉर मशीन है वो चली जा रही है, उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया है, और लगातार ये वॉर 2022 से शुरू हुई थी फरवरी से, ऑलमोस्ट पूरा साल चली, और 23 में भी पूरा साल चल रही है। अब इसके यूक्रेन को क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, यूक्रेन की हालत जो है ना ख़राब होती जा रही है लगातार, इतने समय तक के वो ये वॉर नहीं लड़ सकते। इनिशियली कुछ फ़ायदा हुआ था उन्हें 2023 की शुरुआत में, है ना, खार्किव और खैरसॉन यहाँ पर इन्हें ब्रेक थ्रू मिला था और ये टेरिटरी उनने वापस रीगेन कर लिए थे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये यूक्रेन की टेरिटरी है
आपको पूछा जा सकता है खार्किव और खैरसॉन। ठीक, ये याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन जो सब्सटेंशियल गेन हुए थे 2022 और 23 की शुरुआत में, वो यूक्रेन ने वापस खो दिया है। अब रशिया के ट्रूप्स दोबारा ऑफेंसिव हो चुके हैं और उनने डोनबास टाउन को सीज कर लिया है इस वीक में। और वॉर कहीं भी अभी एंड होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं ये वॉर अभी लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर डज इसराइल वॉर ऑन गाज़ा स्टैंड नाउ। तो बेसिकली जो वॉर चल रही है पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में, जो इसराइल और गाज़ा में वॉर चल रही है, वो इस वक्त कहाँ पर है उसकी बात कर लेते हैं। इसराइल बेसिकली जो अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है, उसने गाज़ा स्ट्रिप को अनइनहेबिटेबल बना दिया है। वो रहने लायक जगह नहीं बची है। लगातार इसराइल के द्वारा वहाँ पर बॉम्बिंग की जा रही है। इनिशियली इसराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि दूर दूर तक अचीव होते नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अटैक है, जो डिफेंस में शुरू किया गया अटैक है, वो डिसप्रपोर्शनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में उनके ऑब्जेक्टिव थे कि वो अपने हॉस्टेजेस को फ्री कराएंगे, हमास को डिसमेंटल करेंगे और जो इस्लामिस्ट लीडर हैं हमास के, उनको ख़त्म करेंगे। और ये अपने ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर है। बस ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉम्बिंग करना शुरू कर दिए हैं गाज़ा स्ट्रिप की। और गाज़ा स्ट्रिप की जो बॉम्बिंग हो रही है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनकी जान जा रही है। अगर आप देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर में अभी तक के 22 महीने हो चुके हैं और केवल 10,000 लोगों की जान गई है दोनों तरफ से। और अगर आप इज़राइल पैलेस्टीन वॉर की बात करें तो पिछले 3 महीनों में 21,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और वो भी मोस्टली गाज़ा के लोग होंगे ऑब्वियसली। टोटल 1200 के आसपास ऐसे सिटीज़न हैं जो इज़राइल के हैं, बाकी सारे के सारे जो है पैलेस्टीनियन नेशनल के लोग हैं, पैलेस्टीनियन सिटीज़न हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हो रही है। और उसमें भी मेजॉरिटी देखेंगे तो वुमेन और चिल्ड्रन है। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि इज़राइल की जो वॉर चल रही है वो बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है। इस वॉर में इज़राइल के अगर बारे में बात करें तो वो आइसोलेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लोबल स्टेज में। कुछ कंट्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज़ अगर आप मेजॉरिटी में बात करें तो यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज़ सारी की सारी, फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया और चाइना जैसी बड़ी पावर्स, इंडिया और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इज़राइल के अगेंस्ट होती दिखाई दे रही है ना। इंडिया का स्टैंड की अलग से बात करेंगे, इंडिया का स्टैंड बहुत ही कैलकुलेटेड है, उसको हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल इज़राइल आइसोलेटेड अपनी फ़ाइट में दिखाई दे रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। ठीक है, यूएस की बात करते हैं तो यूएस लगातार सप्लाई कर रहा था आर्म, किसको, यूक्रेन को, और मनी भी प्रोवाइड कर रहा था। सीज़ फायर की शुरुआत में उसने बात की थी, वॉर को ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन गाज़ा स्ट्रिप में सीज़ फायर की तो बात भी नहीं की जा रही है यूएस के द्वारा। तो यूएस की हिपोक्रेसी यहाँ दिखाई देने को, यहाँ देखने को हमें मिलती है ना। एक जगह वॉर में वो बोल रहा है कि एक छोटी सी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया गया है और इस वॉर को तुरंत जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, सीज़ फायर करने की ज़रूरत है, पीस टॉक करने की ज़रूरत है। कौन सी वॉर में, यूएस रशिया में। और इज़राइल और पैलेस्टीन इशू में यूएस जो है चुप्पी साधा हुआ है, सीज़ फायर की बात नहीं कर रहा है, इवन इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। और कैसे सपोर्ट कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ने वीटो कर दिया था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाले ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर के रिजोल्यूशन को। सीज़ फायर का मतलब क्या होता है, जो फायर है उसे तुरंत ही बंद कर देना है दोनों तरफ से। जैसे ही अगर सीज़ फायर होता है तो दोनों तरफ से फायर को रोकने के लिए क्या दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं यूएन से। ठीक है, तो ये जो सीज़ फायर का रिजोल्यूशन था उसे यूएस ने वीटो कर दिया। उसके अलावा यूएन जनरल असेंबली में भी जो रिजोल्यूशन लाए गए थे उसमें भी यूएस, इज़राइल और कुछ अदर कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, जिसमें पैलेस्टीनियन के जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको समर्थन दिया गया था, एंडोर्स किया गया था। तो कहीं ना कहीं यूएस का दोगला चेहरा, जो कि यूएस का ज़माने से है, वो हमें दिखाई देता हुआ दिख रहा है। जो अरब वर्ल्ड है उसमें यूएस को लेकर एंगर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। रशिया और चाइना इस एंगर को
कैपिटलाइज करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पावर पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं व्हाट्स द ग्लोबल साउथ रिस्पॉन्स। ग्लोबल साउथ का रिस्पॉन्स क्या था दोनों वॉर में? तो ग्लोबल साउथ का रिस्पॉन्स दोनों वॉर में काफ़ी क्लियर था। पहला तो उन्होंने रशिया जो वॉर थी है ना, उसमें रशिया को एग्रेशन नहीं माना था, है ना, एग्रेसर नहीं माना था। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते थे कि रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं, वो सारी चीज़ें करने से ग्लोबल साउथ की कंट्री ने मना कर दिया था। वो सैंक्शन से दूर थे और डायरेक्टली उन्होंने रशिया को कंडेम भी नहीं किया। उन्होंने वॉर को कंडेम किया और कहा कि सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, है ना। उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, बस उन्होंने ये कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है ग्लोबल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ठीक, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीज़ फायर बहुत जल्द जो है करने की ज़रूरत है और टॉक्स शुरू करने की ज़रूरत है ताकि इस वॉर को ख़त्म किया जा सके। ये ग्लोबल साउथ का स्टैंड था यूक्रेन रशिया वॉर में। और सिमिलर स्टैंड उनका इज़राइल पैलेस्टीन वॉर में भी था। उन्होंने इमीडिएट सीज़ फायर को सपोर्ट किया है, साथ ही में उन्होंने हमास के जो अटैक है उसको कंडेम किया है, मतलब उसकी निंदा ज़रूर की है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पैलेस्टीनियन के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी जो है एंडोर्स किया है, समर्थन दिया है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया है। तो हमें अलग अलग पोजीशन देखने को मिल रही है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की जो पोजीशन है वो कंसिस्टेंट है दोनों वॉर को लेकर के। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ की पोजीशन हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है और यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी भी देखने को मिल रही है। बेसिकली हर कंट्री अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कर रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं और सभी को इसका अधिकार भी है। यूएस कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों जगह यूएस की हिपोक्रेसी, वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हाउ डस इंडिया लुक एट द कन्फ्लिक्ट। इंडिया किस तरीके से देख रहा है इस कन्फ्लिक्ट को, इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इंडिया की पोजीशन कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के समान है। इंडिया ने डायरेक्टली कंडेम नहीं किया था रशिया को, ठीक है, वॉर को कंडेम किया था कि वॉर नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी में वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वॉर की निंदा की गई। रशिया या फिर यूक्रेन किसी का नाम नहीं लिया गया विदाउट नेमिंग एनी पार्टी। उसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा कि डायलॉग करके पीस वापस लाने की ज़रूरत है और वॉर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये इंडिया का जो है स्टैंड रहा है। पर कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को बचा के रखा है रशिया को कंडेम करने के लिए, कंडेम करने से, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं और टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है। हमने अभी रिसेंटली बात की थी। और इंडिया का जो पोजीशन है इज़राइल पैलेस्टीन इशू में वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ गाज़ा इट रिपीटेडली कंडेम द हमास अटैक ऑन इज़राइल, an important bilateral partner, while also reiterating traditional position in support of two state solution। तो हमास का जब अटैक हुआ था तो इंडिया ने जो है तुरंत ही क्या किया था, उसे कंडेम किया था, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक है और इंडिया की आइडियोलॉजिकल पोजीशन टेररिज्म को लेकर है कि नो, कोई भी टेररिज्म गुड नहीं होता, कोई भी टेररिज्म बैड नहीं होता। तो जो टेररिज्म है वो टेररिज्म है और इसलिए इंडिया ने तुरंत जो है हमास के अटैक को कंडेम किया था, निंदा की थी। इसके अलावा इंडिया की जो ट्रेडिशनल पोजीशन रही है पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करने की, इंडिया ने वो किया है। इंडिया ने कहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही एक वायबल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, तो उसको जल्द से जल्द क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया ने फाइनली सीज़ फायर की बात भी जो है की है कि सीज़ फायर जल्द से जल्द स्थापित करने की ज़रूरत है। किस जगह पे? गाज़ा स्ट्रिप में इज़राइल और पैलेस्टीन की जो वॉर चल रही है, दोनों के लिए सीज़ फायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इंडिया की अगर आप पोजीशन देखें तो इंडिया की पोजीशन किसी बड़ी पावर के अलाइनमेंट में नहीं है। वही जो इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है ना, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट वाला, नेम वाला, वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंडिया किसी पर्टिकुलर पावर को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। जहाँ पर इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट जो उसे सूट कर रहा है इंडिया वो कर रहा है। यहाँ पर भी इंडिया जो है मल्टी एंगेजमेंट में लगा हुआ है और ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने का ट्राई कर रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनता हुआ दिख रहा है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा,
आर्टिकल का कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है। हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाट मे 2024 होल्ड फॉर इकॉनमी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आर्टिकल में बात करेंगे 2024 इंडिया की इकॉनमी के लिए कैसा हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की इकॉनमी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। वो फैक्टर को हम टेलविंड्स भी कह सकते हैं। और एक फैक्टर जो इंडिया की इकॉनमी को रोकेगा, बढ़ने से उसे खींचेगा पीछे की तरफ, उसको हम हेडविंड कहते हैं, है ना। जो हवाएं आपके सामने से आ रही है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो वो हेडविंड कहलाएगी, और जो आपको पीछे से पुश कर रही है उन हवाओं को टेलविंड कहा जाता है। तो जब भी आपको बोलें कि ग्लोबल हेडविंड फैक्टर्स के बारे में बात करिए, ठीक है, जो इंडिया की इकॉनमी को रोक रहा है, तो वो क्या क्या होंगे। दो वॉर चल रही है, पूरे वर्ल्ड में पीस नहीं है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुका है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इवन प्रोडक्शन बेस्ड जो सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो हाई होते जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में परचेसिंग पावर जो है ख़राब होती जा रही है, डिटेरिएट होती जा रही है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, स्लो डाउन हो चुका है। ये सारे फैक्टर क्या दर्शा रहे हैं, ये सारे फैक्टर बता रहे हैं कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो नेक्स्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ रहेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है। एक्सपोर्ट का रोल बहुत कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है अगले साल भी हमें इम्प्रूव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक कि वॉर ख़त्म नहीं होगी तब तक के हालात सही नहीं होंगे, और उसके बाद जब तक हालात सही होंगे उसके बावजूद भी काफ़ी समय लगता है इकॉनमी में सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने में, है ना। तभी जो है धीरे धीरे करके इकॉनमी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, और जब तक वो नॉर्मल पोजीशन में आएगी तब तक के 2024 जा चुका होगा। तो ओवरऑल इंडिया के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, तो 2023-24 में 2023 के जो 2 क्वार्टर हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ रही है, 7.6 7.2, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। आखिरी के 2 क्वार्टर में ग्रोथ कम रहेगी, तो ओवरऑल इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6.5% ग्रोथ आराम से रहेगी। आरबीआई का मानना है कि 6.5% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, जो कि अपने आप में बहुत मतलब अच्छे नंबर्स हैं। और 2024 की बात करें तो 2024 में भी ये एस्टिमेशन किया जा रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहने वाली है, और जो ग्रोथ होगी वो 7% के आसपास हो सकती है। अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसमें नहीं जाना है, पर ओवरऑल हमारे लिए जो ग्रोथ नंबर है वो अच्छे संकेत दे रहे हैं। आने वाले समय में भी ग्रोथ इंडिया की 7% के आसपास ग्रो कर सकती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि 2024 जो है वो इलेक्शन ईयर है, उसके क्या इम्पैक्ट हमें पड़ सकते हैं। ऑब्वियसली जो बजट होगा वो अंतरिम बजट आएगा, इंतरिम बजट आएगा, और जो मेन बजट आएगा वो जुलाई में आएगा। इसका मतलब ये जो इंतरिम बजट होता है उसमें वोट ऑन अकाउंट भर के लिए आपको पैसे मिलेंगे, 4 माह के लिए पैसे निकालने के लिए इंतरिम बजट लाया जाता है। हालांकि 2019 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे सरकार के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएम किसान की घोषणा भी इसी बजट में की थी। उसके अलावा टैक्स स्लैब भी बहुत ज़्यादा चेंज किए गए थे। तो इस तरह के हमें कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं 2024 के इंतरिम बजट में भी। जनरली इंतरिम बजट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि ये बजट सिर्फ 4 महीने के लिए जो पैसा खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए सिर्फ होता है। मेजर जो है अनाउंसमेंट इसमें नहीं किए जाते, लेकिन हो सकता है आपको मेजर अनाउंसमेंट देखने के लिए मिले। जो प्राइवेट सेक्टर है वो रैशनलाइजेशन इन जीएसटी देखना चाहता है, तो हो सकता है आपको जीएसटी के जो टैक्स स्लैब हैं 5-5 वो कम होते हुए दिखाई दे इस अंतरिम बजट में। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करके फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करे। फिस्कल कंसोलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है। 5.9% ऑफ जीडीपी जो है फिस्कल डेफिसिट था, 4.5 टारगेट किया था, और धीरे धीरे इंडिया को 3% के आसपास पहुंचना ही है, ताकि इंडिया जो है फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ में चलता रहे
और जो इन्वेस्टर घबराए हुए हैं इतना डेफिसिट देख के, वो इन्वेस्टर जो है कम घबराएं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो डिमांड है वो और भी बढ़े। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अब सरकार चाहती है कि थोड़ा कम हो, इसके लिए सरकार को कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। और कुछ रिफॉर्म में जीएसटी रिफॉर्म की बात की जा रही है। जो जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब है, अगर वो रैशनलाइज किए जाते हैं तो उससे काफ़ी बूस्ट मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो हो सकता है अंतरिम बजट में ये आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेपो रेट पे क्या असर पड़ेगा 2024 में, क्या हम होप रख सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रेपो रेट को कट कर सकते हैं। अभी 6.5% के आसपास है और लगातार जो है कुछ महीनों से ये न्यूट्रल स्टैंड में बना हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में अकोमोडेटिंग स्टैंड हो जाए किसका, आरबीआई का, और रेपो रेट को कम किया जाए सेकेंड हाफ में। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी मॉनसून पर डिपेंड करेगा। अगर एल नीनो के इम्पैक्ट दिखाई देते हैं इस साल भी तो हो सकता है कि आपको रेपो रेट कट होते ना दिखाई दे। अगर आप 2023 की बात करें तो 2023 में इन्फ्लेशन बाय एंड लार्ज कंट्रोल रहा है। कुछ महीने ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, 11% तक पहुंच गया था, वो भी वेजिटेबल इन्फ्लेशन के कारण, है ना। टमाटर के प्राइसेस बहुत देखने को मिले, पल्सेस के प्राइसेस भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा बहुत प्रेशर अभी है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है और उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी जो इन्फ्लेशन है वो 6%, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके बाहर जाता हुआ नहीं दिख रहा है और बाय एंड लार्ज कंट्रोल में है। तो हो सकता है कि 2024 के सेकेंड हाफ में रेपो रेट जो है आपको कम होता हुआ दिखाई दे। रेपो रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना। बेसिकली रेपो रेट अगर कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो लोन के रेट सस्ते होंगे, लोन के रेट सस्ते होंगे तो लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी दोनों चीज़ें बढ़ेगी। तो पूरी साइकिल शुरू हो सकती है। सेकेंड हाफ में ग्रोथ को बूस्ट मिलने की चांसेस हैं अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो। इसके अलावा इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ता दिख रहा है, हालांकि कंजम्पशन में थोड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जो रूरल एरिया है वहाँ पर कंजम्पशन उतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। वहाँ जो प्राइसेस है ना, जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा किसको हर्ट कर रहा है, जो रूरल एरिया है। उसके कारण रूरल डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है, इसलिए रूरल एरिया में जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो भी हर्ट होगा अगर रूरल डिमांड नेक्स्ट 2024 में सेकेंड हाफ में भी नहीं बढ़ती है। तो ये एक इशू हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जो आईटी सर्विस है उसके एक्सपोर्ट भी हमें कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण। ठीक है, तो आईटी एक्सपोर्ट के भी आपको जो आईटी वाले एक्सपोर्ट हैं वो भी कम होते दिखाई देंगे। इसके अलावा आईटी भी में जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके कारण कहीं ना कहीं जो जॉब लॉसेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल अर्बन डिमांड भी कम हो सकती है। तो डिमांड पर थोड़ा असर पड़ सकता है, कंजम्पशन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अगर हम कंजम्पशन जो है बढ़ाते नहीं हैं तो फिर जीडीपी पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक, तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। 2024 में जीडीपी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट किस तरीके से रहने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।